बहू, आज से यह कमरा रिया का होगा। तुम अपना सामान स्टोर वाले कमरे में रख लो। सुबह सुबह सास सरला देवी की यह बात सुनकर पूजा के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उसने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन सरला देवी के चेहरे पर वही कठोरता थी जो बता रही थी कि यह कोई मजाक नहीं था। पूजा ने धीरे से पूछा, मम्मी जी, लेकिन यह कमरा तो मेरा और रवि का है। सरला देवी तुरंत बोली, रिया मेरी बेटी है। यह घर उसका भी उतना ही है जितना तुम्हारा। उसके ससुराल में कुछ परेशानी चल रही है, इसलिए वह कुछ महीने यहीं रहेगी। उसे बड़ा कमरा चाहिए। तुम दोनों स्टोर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। पूजा के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। शादी को 7 साल हो चुके थे। इसी कमरे में उसने अपने सपने सजाए थे। इसी कमरे में उसकी बेटी परी का जन्म हुआ था। दीवारों पर लगी तस्वीरों में उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कैद थे। लेकिन आज एक ही पल में उससे सब कुछ छीन लिया जा रहा था। तभी ननद रिया बड़े आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर कुछ दिन की ही तो बात है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर पूजा समझ गई कि यह सब पहले से तय था। शाम को जब रवि ऑफिस से लौटा तो पूजा ने सारी बात बताई। उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन रवि ने थकी हुई आवाज में कहा, पूजा, कुछ दिनों की ही तो बात है। मम्मी की बात मान लो। घर में बेवजह तनाव मत बढ़ाओ। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसका अपना घर भी उसका उसका नहीं रहा। अगले ही दिन उसका सामान कमरे से निकाल दिया गया। अलमारी खाली कर दी गई। उसकी बेटी के खिलौने तक दूसरे कमरे में फेंक दिए गए। स्टोर रूम में एक छोटी सी खिड़की थी जहां मुश्किल से धूप आती थी। वहीं एक पुराना पलंग डाल दिया गया। रात को जब पूजा अपनी बेटी को लेकर उस कमरे में सोने गई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने किसी के सामने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में रिया ने पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया। वह सुबह देर तक सोती, अपनी पसंद का खाना बनवाती और हर छोटी बड़ी बात में पूजा को आदेश देती। सरला देवी भी हर बात बेटी का ही पक्ष लेती। एक दिन तो हद ही हो गई। रिया ने पूजा की बेटी परी को डांटते हुए कहा, यह कमरा मेरा है, बिना पूछे अंदर मत आया करो। मासूम परी रोती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी, क्या ये घर हमारा नहीं है? बेटी का सवाल सुनकर पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस उसे सीने से लगा लिया। समय बीतता गया। रिया के कुछ महीने धीरे धीरे एक साल में बदल गए, लेकिन कमरे की बात कोई नहीं करता था। अब तो जैसे सबने मान लिया था कि वह कमरा रिया का ही है। पूजा चुपचाप सब सह रही थी। तभी एक दिन घर में एक बड़ी घटना हुई। रवि के पिता हरिराम जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज में काफी खर्च आएगा। परिवार घबरा गया। सरला देवी ने तुरंत रिया को फोन किया और कहा कि कुछ मदद कर दे, लेकिन रिया ने साफ कह दिया, मम्मी, मेरे अपने खर्चे बहुत है, मैं अभी पैसे नहीं भेज सकती। यह सुनकर सरला देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा था कि बेटी सबसे पहले मदद के लिए आगे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर पूजा ने बिना कुछ कहे अपनी शादी के समय मिले गहने निकाल लिए। उसने रवि के हाथ में गहनों का डिब्बा देते हुए कहा, इन्हें बेच दीजिए, पिताजी का इलाज सबसे जरूरी है। रवि स्तब्ध रह गया। सरला देवी भी यह देखकर हैरान थी। जिस बहू को उन्होंने सालों तक महत्व नहीं दिया, वही सबसे पहले परिवार के लिए खड़ी थी। अगले कई दिनों तक पूजा अस्पताल और घर दोनों संभालती रही। दिन में अस्पताल जाती, रात को घर आकर खाना बनाती और फिर बेटी का ख्याल रखती। उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। एक रात अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे बैठे सरला देवी की नजर पूजा पर पड़ी। वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथ में दवाइयों का बिल था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसी पर सरला देवी के मन में पहली बार अपराध बोध जागा। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहू का कमरा छीन लिया था, कैसे हर बार बहू की भावनाओं को नजरअंदाज किया था। और आज जब मुश्किल समय आया तो बेटी ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बहू बिना कुछ कहे सब कुछ लुटाने को तैयार थी।
अस्पताल की उस रात ने सरला देवी की सोच बदलनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास पूरी तरह करा देगा। अस्पताल की उस रात के बाद सरला देवी के मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वह जब भी पूजा को देखती, उनके भीतर अपराध बोध की एक लहर उठ जाती। जिस बहू ने कभी अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगा, जिसे उन्होंने बार बार अपमानित किया, वही आज पूरे परिवार का सहारा बनी हुई थी। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि हरिराम जी की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक विशेष देखभाल की जरूरत होगी। यह खबर सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। घर लौटने के बाद भी पूजा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वह सुबह 4 बजे उठती, ससुर की दवाइयों का ध्यान रखती, बेटी परी को स्कूल भेजती, पूरे घर का काम करती और फिर रात तक सबकी जरूरतें पूरी करती। दूसरी तरफ रिया कभी कभार फोन करके हालचाल पूछ लेती, लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि अस्पताल का खर्चा कैसे चल गया या माँ पापा कैसे संभल रहे हैं। एक दिन सरला देवी ने खुद रिया को फोन किया और कहा, बेटी अगर कुछ दिन के लिए आ जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे पापा को भी अच्छा लगेगा। लेकिन रिया ने बहाना बना दिया कि बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वह नहीं आ सकती। फोन करते ही सरला देवी की आंखें नम हो गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बेटी के लिए उन्होंने बहू का दिल दुखाया, वही बेटी आज मुश्किल समय में उनके साथ नहीं थी। कुछ दिनों बाद हरिराम जी की तबीयत काफी सुधर गई। एक शाम वह आंगन में बैठे थे कि उनकी नजर स्टोर रूम से निकलती पूजा पर पड़ी। छोटा सा कमरा, टूटी अलमारी, घुटन भरा माहौल और उसी में उनकी बहू और पोती रह रही थी। उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने सरला देवी को बुलाया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने पूजा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है? सरला देवी चुप रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात उन्होंने पहली बार पूजा के कमरे में जाकर देखा। वहां ना ठीक से हवा आती थी और ना धूप। उनकी पोती परी एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी परी मासूमियत से बोली, दादी, क्या हमारा पुराना कमरा हमें कभी वापस मिलेगा? यह सवाल सुनकर सरला देवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर चोट कर दी हो। अगले दिन उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने रिया को फोन करके साफ शब्दों में कहा, बेटी, अब तुम्हें अपना सामान लेने आना होगा। यह कमरा पूजा और उसके परिवार का है। हमने बहुत बड़ी गलती की थी। रिया यह सुनकर भड़क गई। उसने कहा, मम्मी, अब अचानक क्या हो गया? आपने ही तो कहा था कि यह घर मेरा भी है। सरला देवी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, घर तुम्हारा आज भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी और का हक छीन लिया जाए। कुछ दिनों बाद रिया गुस्से में घर पहुंची। आते ही उसने बहस शुरू कर दी, लेकिन इस बार सरला देवी चुप नहीं रही। उन्होंने सबके सामने कहा, गलती मेरी थी। मैंने बेटी के प्यार में बहू का सम्मान भूल गई थी, लेकिन अब यह अन्याय नहीं चलेगा। तभी हरिराम जी भी बोले, जिस बहू ने हमारे लिए अपने गहरे तन दे दिए, उसका हक हमसे ज्यादा कोई नहीं रखता। प्रिया पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि अब हालात बदल चुके हैं। उस दिन उसका सामान कमरे से निकाल दिया गया। शाम को जब पूजा बाजार से लौटी तो उसने देखा कि उसके पुराने कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर उसकी अलमारी, बेटी के खिलौने और उसकी पुरानी तस्वीरें फिर से सजा दी गई थी। वह कुछ समझ नहीं पाई। तभी सरला देवी उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा बेटी और बहू में फर्क किया। मैंने तुम्हारे त्याग को कभी नहीं समझा, लेकिन भगवान ने मुझे समय रहते मेरी गलती का एहसास करा दिया। यह सुनकर पूजा की आंखें भी भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आपकी सास एक दिन उससे माफी मांगेगी। सरला देवी ने आगे कहा, यह कमरा हमेशा से तुम्हारा था और रहेगा, और आज से इस घर में कोई तुम्हारे सामान से समझौता नहीं करेगा। तभी छोटी परी दौड़कर कमरे में आ गई और खुशी से चिल्लाई, मम्मी, हमारा कमरा वापस आ गया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उस पल हर किसी की आंखें नम थी। कुछ दिनों बाद परिवार ने हरिराम जी का जन्मदिन मनाया। सभी रिश्तेदार बुलाए गए। भोजन के बाद हरिराम जी खड़े हुए और सबके सामने बोले, आज मैं उस इंसान का धन्यवाद करना चाहता हूँ
जिसने हर इस परिवार को टूटने से बचाया। फिर उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया। पूरे परिवार के सामने उन्होंने कहा, बहू, घर की जिम्मेदारी नहीं, घर की नींव होती है। अगर नींव को ही कमजोर कर दिया जाए तो पूरा घर हिल जाता है। तालियों की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। सरला देवी ने सबके सामने पूजा को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार पूजा को लगा कि उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया है। रिया भी चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। जाते समय वो पूजा के पास आई और धीमे स्वर में बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा अपने बारे में सोचती रही। पूजा मुस्कुरा दी। उसने मन में जमी सारी कड़वाहट उसी पर छोड़ दी। उस रात जब वह अपने पुराने कमरे में बेटी के साथ सोई तो उसे परसों बाद सुकून की नींद आई। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसने समझ लिया था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने कर्मों से कमाया जाता है। और जिस बहू ने परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, उसका सम्मान एक दिन लौट कर जरूर आता है। उस दिन के बाद उस घर में कभी बेटी और बहू की तुलना नहीं हुई। वहां सिर्फ रिश्तों की कीमत समझी जाने लगी, क्योंकि सबने देख लिया था कि उनके रिश्ते जरूरी होते हैं, लेकिन दिल से निभाए गए रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।